हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि H2SO4 का प्रिपरेशन क्या है। मैन्युफैक्चर जो है दोनों प्रोसेस से देखा है, जिसके अंदर लेड चैम्बर प्रोसेस है और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और उसका कंसंट्रेशन भी हमने किया है। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ H2SO4। H2SO4 एक कलरलेस सिरपी लिक्विड है। सिरपी लिक्विड का मतलब क्या हुआ? जो विस्कस हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फर की वजह से नहीं है, बल्कि जो OH ग्रुप है उसकी वजह से है। O एंड दूसरे मॉलिक्यूल का H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है और 1.84 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा कलरलेस और विस्कस हम लिख देंगे। ये विस्कस लिक्विड है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 या डेंसिटी यदि लें तो 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखिए H2SO4 जो एक डाइबेसिक एसिड है, इसका मतलब इसके आयनाइजेशन में हमें दो तरह के जो है आयंस मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिसोसिएशन। अब ये पूरे मैंने प्रॉपर्टीज लिखे हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो पहला हम लेते हैं डिसोसिएशन। तो इसका आयनाइजेशन हम देखेंगे, ये देखिए H2SO4 है, इससे आयनाइज होगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, और फिर एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये होगा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। मतलब यहाँ पे बाई सल्फेट HSO4 सीरीज और एक सल्फेट SO4 2 माइनस सीरीज के साल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स। पहला कौन सा होगा? ये देखिए यहाँ पे HSO4 माइनस, इसको बोलेंगे बाइसल्फेट। और यहाँ पे यदि दोनों बेसिसिटी यूज हो गया, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो सेकेंड होगा यहाँ पे SO4 2 माइनस, इसका मतलब हो गया ये सल्फेट। तो ये आयनाइजेशन के बेस्ट पे, तो ये डाई बेसिक एसिड है, मैक्सिमम बेसिसिटी 2। यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनेगा तो बेसिसिटी 1, यदि सल्फेट बना तो बेसिसिटी 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम बेसिसिटी 2, इसलिए इसको कहेंगे डाई बेसिक एसिड। तो आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर जो डिसोसिएशन ऑब्लिक आयनाइजेशन, यहां हम दोनों लिख लेते हैं इस तरह से डिसोसिएट होकर आयंस जो है बन रहे हैं और 2 सीरीज साल्ट बना। अब हम लेंगे कि विथ NaOH क्या होगा। अब NaOH के साथ तो यहां लिखेंगे विथ NaOH। अब यहां 2 सीरीज ऑफ साल्ट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। तो यहां पे देखिए NaOH प्लस H2SO4, यहाँ से आ जाएगा NaHSO4 प्लस H2O, NaHSO4 प्लस H2O। और इसी तरह से दूसरा सीरीज जो है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 टाइम्स, प्रोडक्ट हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। तो ये हो गया सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, दोनों सीरीज ऑफ साल्ट्स। तो जो होते जाएगा उसको हम क्रॉस करते जाएंगे या फिर टिक करते जाएंगे। इसके बाद फिर Na2CO3। अब जब Na2CO3 के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहां देखेंगे हम Na2CO3 प्लस H2SO4, यहां से देखिए ये हो जाएगा Na2SO4 H2O प्लस CO2 प्लस H2O एंड प्लस CO2। इसी तरह से अब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम रिएक्शन देखेंगे। तो ये Na2CO3 हो चुका। अब NaHCO3 विथ NaHCO3। यदि Na2CO3 डॉट 10H2O होता तो ये होता वॉशिंग सोडा, और ये NaHCO3 यदि है तो ये है बेकिंग सोडा। आपने फर्स्ट एक ग्रुप में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे NaHCO3 के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन है। NaHCO3 प्लस H2SO4, यहाँ से बनेगा
NaHSO4 H2O प्लस CO2 प्लस H2O एंड प्लस हो जाएगा ये CO2। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी CO2 ही हमें मिला। अब इसके बाद हम लेते हैं NaCl। NaCl में दोनों सीरीज ऑफ साल्ट्स बनेंगे, बाइसल्फेट भी और सल्फेट भी। तो नेक्स्ट हमारा है विथ NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट। अब ये जो है NaCl के साथ दो रिएक्शन, NaCl प्लस H2SO4। अब ये देखिए, यदि ये कंसंट्रेटेड है तो यहाँ से बनता है NaHSO4 प्लस HCl, और यही NaCl यदि डायलूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ डायरेक्ट बनेगा सल्फेट। तो यहाँ पे लेंगे H2SO4, ये हो जाएगा Na2SO4। देखिए Na2 के लिए इसको आप 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2HCl प्लस 2HCl। तो सोडियम क्लोराइड के साथ दोनों सीरीज ऑफ साल्ट बाइसल्फेट एज वेल एज हमें सल्फेट मिलता है। इसके बाद हम लेंगे अब NaNO3 के साथ, यहाँ पे विथ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ये बताइए, यदि ये मिनरल फॉर्म में तो इसका नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। क्यों? चिली में मिलता है। और KNO3 को क्या कहते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर, बंगाल सॉल्ट पीटर, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं चिली। NaNO3 को डिजोल्व करते हैं H2SO4 में, NaNO3 प्लस H2SO4 यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा Na2SO4, यदि डाइल्यूट है तो ये Na2SO4 एंड प्लस 2HNO3। तो इस तरह से जो है सोडियम नाइट्रेट हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब सोडियम नाइट्राइट के साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे विथ NaNO2, अब ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट। जैसे सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हुआ बिल्कुल वैसे ही होगा। वहाँ पे HNO3 बना है, अब गेस कीजिए यहाँ क्या बनेगा? यस, HNO2 बनेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे NaNO2 प्लस H2SO4। ये देखिए यहाँ से HNO2 और 2 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ से Na2SO4, यहाँ से हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2HNO2। तो विथ सोडियम नाइट्राइट ये रिएक्शन हो गया। अभी बताइए Ca3PO4 टेकन ट्वाइस का नाम क्या है? रॉक फॉस्फेट, बोन एश या फास्फोराइट? यस, तीनों ही नाम उसी का है। तो इसको कहेंगे फास्फोराइट, बोन एश या फिर रॉक फॉस्फेट। अब चलिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन आप जब बोन करते हैं ना तो ये मिलता है, इसलिए बोन एश कहते हैं। और वैसे मिनरल फॉर्म जो है वो तो फास्फोराइट है या रॉक फॉस्फेट है। अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ अलग है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अलग है रिएक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे Ca3PO4 टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4। ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 है। यहाँ से जो है हमें Ca3 और ये सल्फेट 3 कर दें तो ये हो जाएगा CaSO4, लेकिन ये 3 टाइम्स। और इसके साथ क्या बनेगा? H3PO4। ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको लिख लीजिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और वो तो कैल्शियम सल्फेट है ही। लेकिन यही जब रॉक फॉस्फेट बोन एश कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे एक फर्टिलाइजर बनता है। फिर एक ग्रुप में मैंने आपको बताया था क्या बनता है, एक सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम एक फर्टिलाइजर है, वो बनता है। और कई एग्जाम पे पूछा गया है कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का कंपोजिशन क्या है। तो चलिए देखते हैं वो रिएक्शन क्या है। यहाँ पे हम लेंगे Ca3PO4 टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4 और यहाँ पे H2O भी इन्वॉल्व होता है। ये देखिए, अब जगह उधर कम है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ CaH2PO4 टेकन ट्वाइस। अब देखिए H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 3, और उसमें से एक ही दो हमने यूज किया है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? तो CaHPO4, ये देखिए यहाँ पे, और H2PO4 यदि हो तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए H3PO4 बेसिसिटी यहाँ पे 3 होता है, क्योंकि P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, OH ऐसा होता है। अब यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन निकाला,
यदि एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो जाएगा, H2PO4, उसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये कैल्शियम है तो CaH2PO4 टेकन ट्वाइस डॉट H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। अब आप देखिए बैलेंसिंग, ये 3 टाइम्स, तो कैल्शियम यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2, तो कैल्शियम हमारा बैलेंस है। फास्फोरस PO4 टेकन ट्वाइस, बिल्कुल बैलेंस है। अब यहाँ पे वाटर कितना हो रहा है, 2 × 2 4, और ये 5 है, तो 5 है, और यहाँ से हमें जो है ये तो बिल्कुल निकल गया है 5। तो अब टोटल ऑक्सीजन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, और ये जो कंपोजिशन है पूरा का पूरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। एक बार फिर से देख लीजिए आप, ऑक्सीजन जो है कितना है, 5, 8, 13 और 8, 21। यहाँ पे कितना हो गया, 8, 1, 9, और यहाँ पे कितना है, 2 and 4, 6 × 2, 12 और 9, 21। तो ये जो पूरा का पूरा कंपोजिशन जिसमें 2 जिप्सम है, ये हो जाता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में 5th A ग्रुप में भी था, इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस फॉर्मूले में या तो H गायब कर देंगे, या तो टेकन ट्वाइस नहीं रहेगा, या तो 2 रहेगा। और ये देखिए ये जो पार्ट है ये जिप्सम है, यदि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन बनता ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, और इसके लिए जरूरी है कि हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ क्या रिएक्शन है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ देखिए CaC2O4 प्लस H2SO4, तो यहाँ से जो है H2C2O4 बनेगा और ये CaSO4 हो जाएगा। तो ये हो गया CaSO4 प्लस H2C2O4, ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड, तो विथ CaC2O4 इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यदि सोडियम एसीटेट है तो कैसे रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे विथ CH3COO Na, और ये है सोडियम एसीटेट। यहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CH3COO Na, ये हम 2 टाइम्स ले लेंगे, यहां से बनेगा Na2SO4 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो गया CH3COOH। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यू आर गेटिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास FeS है। अब यहाँ पे जो है FeS हो चाहे FeS2 हो, तो यहाँ पे H2SO4 का देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो यहाँ हो गया विथ FeS फेरस सल्फाइड, तो ये देखिए FeS है प्लस H2SO4, यहाँ भी देखिए जो गैस बनेगा वो हो जाएगा H2S और इसका बाद FeSO4, तो यहाँ प्रोडक्ट हम लिखेंगे FeSO4 प्लस H2S, इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद हमारे पास 2 बचे हुए हैं आयरन और जिंक के साथ। इसके बाद विथ मेटल से देखते हैं रिएक्शन। तो यहां पे मैंने 2 रिएक्शन लेने के लिए मैंने प्लान किया है, Fe एंड Zn का। ये दोनों ही मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, और यदि कोई मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन हो तो फ्रॉम एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। ये देखिए Fe प्लस H2SO4 और ये है डाइल्यूट, यहाँ से हमें मिला FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। जिंक भी मोर रिएक्टिव है, जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट है ये, यहाँ से बना ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। लेकिन यही H2SO4 यदि कंसनट्रेटेड हो तो जिंक जो है हाइड्रोजन नहीं बल्कि SO2 गैस देता है। तो यहाँ पे देखेंगे वो रिएक्शन भी Zn प्लस H2SO4, यह है कंसनट्रेटेड, यहाँ से हमें मिला ZnSO4 प्लस H2O एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स कर लेते हैं। अब देखते हैं बैलेंसिंग में
8 ऑक्सीजन है, 4 2 6 हो तो 8, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो SO2 गैस हमें मिलेगा जब कंसनट्रेटेड है, और वही जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन। तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जो H2SO4 है वो H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही जो नेक्स्ट सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में पहले हम देखेंगे कि ये जो H2SO4 है यहाँ से हमें देता है H2O प्लस SO2 और प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। या तो फिर ये हो सकता है कि ये जो SO2 है फिर से रिएक्शन करे H2SO4 के साथ और वहाँ पे सल्फेट आयन मिले, तो उसका रिएक्शन होता है 2H2SO4 गिव्स H2O प्लस, अब यहाँ SO4 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब हो गया इट विल रिड्यूस, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे H2O प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा, SO2, मतलब ये O की जगह SO2। तो यहाँ पे अब देखेंगे 2 4 ज़ा 8, 1 4 5 एंड 2 7, 2 सल्फेट है, ठीक है 8। अब ये देखिए कितना हो गया, 2 4 6 एंड 2 8, इस बैलेंस हो गया। 2 निगेटिव चार्ज है, ये 2 निगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे H2O कॉमन है, SO2 कॉमन है, और एक में O एक में SO4 2 माइनस, ऐसे चांसेस हैं। अब यदि मान लिए हम यहाँ से लेते हैं कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडाइज हो, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ कार्बन, ये देखिए विथ कार्बन। तो सबसे पहले जो है हम ले लेंगे H2SO4, यहाँ से बनेगा H2O प्लस SO2 प्लस O, और यहाँ C प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ से मिलेगा CO2। तो अब यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 2, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा C प्लस 2H2SO4 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2 एंड प्लस CO2। देखिए 8 ऑक्सीजन है, 2 4 6 एंड 2 8, ये बैलेंस है। तो इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से सल्फर, फास्फोरस, इन सब का भी ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब देखते हैं कि सल्फर के ऑक्सीडेशन में क्या होता है। जैसे CO2 बना वैसे यहाँ पे SO2 बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विथ सल्फर। अब देखिए यहाँ पे एक H2SO4 एक O प्रोड्यूस करता है, और यदि हमें SO2 बनाना है तो 2 H2SO4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 H2SO4 गिव्स 2 H2O प्लस 2 SO2 प्लस 2O। ये देखिए क्यों, क्योंकि S प्लस 2O से हमें क्या मिलेगा, SO2। अब इनको जो है हम कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, S प्लस 2 H2SO4 गिव्स 2 H2O, और यहाँ पे देखिए ये सल्फर एक ही था, ये 2 SO2 और एक ये 3 SO2 हो जाएगा, 3 SO2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा 2 H2O तो हम ले ही चुके हैं, और ये 2 and 1 3 हो गया। अब देखेंगे सल्फर 1 and 2 3, तो सल्फर 3 हो गया, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 8, तो 3 2 6 एंड 2 8, बिल्कुल CO2 की जैसा ये SO2 हो गया। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। नेक्स्ट जो है विथ फास्फोरस। अब विथ फास्फोरस देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विथ फास्फोरस। अब फास्फोरस में कई बार इक्वेशन हम P से भी कर लेते हैं, P4 से भी कर लेते हैं, तो थोड़ा P रहेगा तो ईजी रहेगा बैलेंसिंग, तो विथ P ही हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम जाएंगे, H2SO4 गिव्स H2O प्लस SO2 प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। अब यदि मान लिए फास्फोरस जो है रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन से, और ये हो जाएगा P2, ये हो जाए 5 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा P2O5, ठीक है। इसके बाद ये P2O5 जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा H3PO4। अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए
3 2 जार 6, ये देखिए 2 फास्फोरस है और 5 और 3 8 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमें देखना है कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो P2O5 कैंसिल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 5O है और फर्स्ट इक्वेशन में ओनली 1O है, देन विल मल्टीप्लाई बाय 5, तो इक्वेशन नंबर इसमें 5 5 5 5। अब ये देखिए ये बैलेंस इक्वल हो गया है, तो अब हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये 3H2O है, 5H2O, तो 2H2O इधर हम लिखेंगे, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2P + 5 H2SO4 गिव्स, यहाँ से आ जाएगा 2H3PO4 प्लस ये 3 एंड इसको एडजस्ट करेंगे तो 2H2O + 5SO2। अब बैलेंस देखते हैं, फास्फोरस 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 10, 6 and 4 10, सल्फर 5, यस ऑक्सीजन 5 4 जार 20, 4 2 जार 8, 2 10 and 10 20 बैलेंस है बिल्कुल। तो फास्फोरस जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पे कितना है +5, इसलिए ऑक्सीडेशन है ये, तो फास्फोरस जो है ऑक्सीडाइज हो गया। अब यदि कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी लेते हैं तो यहाँ पे भी SO2 मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। जब लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन तो हमें मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे कॉपर के साथ हम देखते हैं कि कैसे SO2 प्रोड्यूस होता है। कि देखिए कॉपर प्लस बैलेंस्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा CuSO4 प्लस H2O एंड प्लस SO2, 2 सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 2 4, टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो 4 2 6 and 2 8 बैलेंस हो गया। बिल्कुल ये कॉपर के जैसे ही जो है हम लेंगे Hg का और मर्क्यूरी का। तो यहाँ पे यदि मैं लेता हूँ मर्क्यूरी तो बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला होगा Ag2SO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। तो बाकी सब तो वैसे ही है, सिर्फ 2Ag कर देंगे। इसके बाद मर्क्यूरी का भी इसी तरह से रिएक्शन है, तो विथ कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, तीनों इक्वेशन एक जैसा हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए Hg प्लस 2H2SO4, यहाँ से मिलेगा हमें मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस 2H2O एंड प्लस SO2। तो इस तरह से जो है ये तीनों मेटल के साथ हो गया। अब जब Ki और Kbr है तो यहाँ थोड़ा पार्शियल इक्वेशन मेथड से लिखेंगे ताकि बैलेंसिंग जो है इजी हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा है विथ Ki। थोड़ा Ki के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको अच्छे से देखिए आप। देखिए सबसे पहले जो ये Ki है, जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से बनता है, देखिए K2SO4, ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2Hi, पहले एक रिएक्शन। और इसके पहले हमें मालूम है कि जो H2SO4 है इससे मिलता है हमें H2O प्लस SO2 एंड प्लस O, ये पहले से मिलता है हमें। अब क्या होगा, ये जो Hi बना है वो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से, तो Hi प्लस O, यहाँ से हो जाएगा ये H2O एंड प्लस I2। पार्शियल इक्वेशन में हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन भी एक ही है, तो ये देखिए ऑक्सीजन जो है ये कैंसिल हो गया, ये 2Hi कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब क्या बनेगा, 2Ki और H2SO4 कितना हो गया, 2 टाइम्स 2H2SO4। यहाँ पे अब पहले सल्फेट लिख लेते हैं, K2SO4, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, 2H2O प्लस SO2 ये वाला, और प्लस हो जाएगा I2। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहला इक्वेशन तो एज इट इज है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। सेकंड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से Hi बना, इस Hi को ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, I2। ये फाइनल इक्वेशन है, देख लेते हैं। पोटेशियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन, 4 to 6 to 8 बैलेंस है। सो Ki इज ऑक्सीडाइज टू I2। अब Ki के जैसा ही रिएक्शन जो है Kbr के साथ है, तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही, ये हो जाएगा 2Kbr प्लस H2SO4, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O प्लस SO2, और इसके साथ आ जाएगा Br2। तो यहाँ पे देखते हैं सल्फेट, इसको 2H2O कर देते हैं, 2H2SO4,
ऑक्सीजन जो है 8 है, अब देखते हैं 4 है, 2 6 है, 2 8 बैलेंस है। ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि KI के साथ है। इसके बाद अब हम लेंगे नैफ्थलीन के साथ। ये देखिए विथ नैफ्थलीन, ये जो है अपना C10H8 है इसके साथ। अब देखिए इस पे जो है नैफ्थलीन से जो है हमें थैलिक एसिड मिलता है, तो अभी हम इसको इक्वेशन को लिख लेंगे C10H8 प्लस H2SO4, इसके बाद यहाँ से C8H6O4, ये हो जाएगा आपका थैलिक एसिड। इसके साथ जो है हमें H2O है प्लस SO2 है और प्लस CO2 है। तो अब बैलेंसिंग देखते हैं हम लोग। यहाँ पे C8 मतलब 2 बचा, तो इसको हम 2CO2 कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, अच्छा सल्फर देखिए कितना है, SO2 है। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग है, हाइड्रोजन जो है 6 हो गया यहाँ पे कितना है 8 प्लस ये है। तो इसमें बैलेंसिंग में लिख देता हूँ आपको, जब वो पार्शियल इक्वेशन आप मेथड फॉलो करोगे तो वही आएगा। यहाँ पे ये करीब आ जाता है 10 20 26 9 2 18 8 26 हो गया। 9 सल्फर है, तो यहाँ पे आप 9 SO2 ले लीजिए। 36 ऑक्सीजन है, 4 10, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया और ये 4 हो गया, यस 36। तो ये बैलेंस हो गया, आप इसको लिख लीजिए। तो थैलिक एसिड यहाँ से हमें मिलता है। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये जो मैंने कंपाउंड्स लिए सबका डिहाइड्रेशन जो है H2SO4 के साथ होगा। ये जो लास्ट जो इथाइल अल्कोहल है, इसके डिहाइड्रेशन में कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको टेम्परेचर का या कौन एक्सेस है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज जो C6H12O6 है, इसका किस तरह से जो होगा डिहाइड्रेशन। तो ये देखिए C6H12O6। अब यहाँ पे हमने H2SO4 यूज किया है, यहाँ से 6 कार्बन और यहाँ से वाटर बन जाएगा, तो 6C प्लस 6H2O। तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। उसी तरह से अब हम जो लेंगे C12H22O11, ये देखिए C12H22O11। जब इस शुगर का भी हम करेंगे डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा 12C एंड प्लस 11H2O। तो ये जो है डिहाइड्रेट हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन के हाइड्रेट्स थे ये लोग, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा नाम दिया गया था, लेकिन बाद में फिर वो फेल भी हो गया, क्योंकि CH3COH को भी हम इसी तरह से लिख सकते थे। तो चलिए यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, देखेंगे। यहाँ देखिए HCOOH, ये तो बिल्कुल कॉमन ही है, ग्लूकोज हो गया, शुगर है, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड से जब डिहाइड्रेट करेंगे तो ये देखिए H एंड O, H2O बनेगा और उसके साथ बनेगा CO। तो ये हो गया CO एंड प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये डिहाइड्रेट हो गया। लेकिन जब वही आप ऑक्जेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पे दोनों गैस मिलते हैं, CO एंड CO2। तो यहाँ पे हम लेंगे H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड है। यहां से देखिए H2O होगा, CO भी हो जाएगा और CO2 भी हो जाएगा। तो यहां पे CO प्लस CO2 एंड प्लस H2। तो ये देखिए H2C2O4, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। यहां पे अब आपको एक चीज याद रखना है, यदि मान लिया आप इसको ऐसे लिखते हैं COH, इसी इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तब यहां पे देखिए ये वाटर निकलता है और एक होता है CO और एक होता है CO2। तो यहाँ पे आप CO प्लस CO2 एंड प्लस H2O लिखते हैं। इथाइल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और तीनों के कंडीशंस भी अलग अलग होते हैं। देखिए हम इथाइल अल्कोहल को 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तक जब हम हीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और वही जब आप टेम्परेचर 140 मेंटेन करते हैं और दोनों को हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है
डाई इथाइल ईथर। अब देखिए एक्सेस ऑफ C2H5OH है, तो हमारे फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि एक्सेस ऑफ C2H5 दिख रहा है। और जब आप टेम्परेचर 170 मेंटेन करते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे इथीन मिलता है। तीनों रिएक्शंस देखते हैं, आपको कंडीशंस बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशंस के ही प्रोडक्ट ऑप्शंस में बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए C2H5OH है, यहाँ पे हमने लिया है H2SO4, टेम्परेचर जो है कहीं पे 110 कहीं 120 डिग्री सेल्सियस रखिएगा, हमने रेंज बना दिया 110 से 120 के बीच का है। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट C2H5HSO4 प्लस H2O है। ये देखिए आप, ये C2H5HSO4 और यहाँ का HOH ये वाटर बन गया। ये जो प्रोडक्ट है ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए एक कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 110 से 120, अब हम 140 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं। तो C2H5OH फिर से हम हीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, टेम्परेचर जो है 140 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ, ये देखिए आप, C2H5OH को हमने एक्सेस में रखा है, लार्ज एक्सेस है। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो बनेगा ये है C2H5OC2H5 एंड प्लस H2O, ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। जब हम टेम्परेचर को 170 मेंटेन करते हैं और वहाँ पे H2SO4 कंसंट्रेटेड और ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट अलग हो जाता है। उसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए C2H5OH और ये जो H2SO4 है ये हमारा है एक्सेस में, ठीक है। टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, तो यहां से हमें मिलेगा इथीन और प्लस हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये जो है इथीन हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब H2SO4 डिहाइड्रेशन तो कर रहा है लोगों का, लेकिन एक एक प्रोडक्ट थे, यहां पे 3 कंडीशन पे 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसको आप नोट कीजिए। ये भी कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। C6H6 बेंजीन, और बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। तो यहां पे हम लेंगे पहले सल्फोनेशन। अब देखते हैं सल्फोनेशन में किस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो यहां पे हम लेंगे, अब एक काम करते हैं, बेंजीन को हम C6H5H लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं HOHSO3। अब ये भी H2SO4 ही है। अब आप देख रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वाटर बनेगा और ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से C6H5SO3H और प्लस ये OH एंड H मिल के जो है बनाएगा H2O। तो इसका नाम हम लिख देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी देखिए SO3H को जो आपने इंट्रोड्यूस किया वही तो है सल्फोनेशन, और ये H2SO4 सल्फोनेशन में तो यूज हुआ, ये नाइट्रेशन में भी यूज होता है, लेकिन अब ये नाइट्रेशन खुद तो करेगा नहीं, तो उस नाइट्रेटिक मिक्सचर में इसका क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, H2SO4 प्लस HNO3 is used as a नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखिए सल्फोनेशन आया इसलिए पॉइंट मैं यहां दे रहा हूं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब सवाल उठता है कि HNO3 तो ठीक है, NO2 प्लस दे देगा, लेकिन H2SO4 का रोल क्या है। ये जो H2SO4 है ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस प्रोड्यूस करता है और एसिड के डाइल्यूशन को प्रिवेंट करता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं H2SO4 produces electrophile and prevents the dilution of acid।
तो कम से कम आप ये देख लेते कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल इसने प्रोड्यूस किया है। ये देखिए, ये HHSO4 हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं प्लस माइनस से, और यहाँ पे HONO2 ये प्लस पार्ट, ये माइनस। बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि सबसे पहले तो ये वाटर दे देगा, ये हो गया वाटर, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, और इसके साथ हमें मिल जाएगा HSO4 माइनस। बाकी तो आप नाइट्रेशन में देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया। तो ये जो है H2SO4 का एक यूज हो गया कि नाइट्रेटिक मिक्सचर भी यूज होता है, और सल्फोनेशन के लिए तो हम इसका यूज करते ही हैं। PCl5 का H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है उसमें H2SO4 के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये देखिए, हमारे पास H2SO4 है, और इस H2SO4 में आपने देखा है कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? SO2OH OH। ये देखिए SO2OH OH। ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वन बाय वन। जब PCl5 रिएक्ट करता है तो पहले सिर्फ एक क्लोरीन रिप्लेस करता है OH को, एक OH को एक क्लोरीन रिप्लेस करता है, जहां पे हमें मिलता है क्लोरोसल्फोनिक एसिड। और उसके बाद एक और रिएक्शन होगा जिसपे कि दोनों ही OH ग्रुप निकल जाएंगे, वहां पे दो क्लोरीन आ जाएंगे, तब वो हो जाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये दोनों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे हमने लिया SO2OH OH। अब PCl5 के साथ रिएक्शन, तो यहां पे हमने ले लिया PCl5। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, ये एज इट इज सिर्फ यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे SO2, एक Cl यहां आ गया, OH एज इट इज रह गया, प्लस फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, और 3 क्लोरीन जो है यहां पे आ जाएगा इस तरह से, POCl3 एंड प्लस HCl। अब देखिए क्लोरीन जो है 5 बिल्कुल बैलेंस है, हाइड्रोजन यहां से 2 था लेकिन निकला तो एक ही है, तो एक निकला तो HCl बन गया। ये जो है ये कहलाता है क्लोरोसल्फोनिक एसिड, और जो POCl3 है वो कहलाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। तो इसका नाम हम लिख देंगे फास्फोरिल क्लोराइड। ये देखिए दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ये फास्फोरिल क्लोराइड है, अच्छा वो तो हाइड्रोजन क्लोराइड है ही, नो नीड टू से। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो PCl5 है उसके साथ ये H2SO4 ही है, ये जो है H2SO4 है। अब सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे यदि हम सेकेंड OH को भी रिप्लेस करें तो क्या होगा। SO2OH OH प्लस, अब आपको मालूम है कि एक OH को रिप्लेस करना है तो एक PCl5 की जरूरत होती है, तो हमें तो 2 OH रिप्लेस करना है यहां से, तो ये हो जाएगा 2 PCl5। अब जो प्रोडक्ट है ये देखिए, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, इसको भी, तो SO2 और Cl आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा SO2 और इसके बाद Cl। ये है SO2Cl2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, SO2Cl2 है ये, और इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये SO2Cl2 हो गया। अब बताइए यहां पे एक POCl3 बना था, तो यहां पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2POCl3, और जहां पे एक HCl बना था यहां पे अब ये 2 HCl हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2HCl। अब देखते हैं क्लोरीन कितना है, 10 है, यहां पे 2 हो गया, 6 8 एंड 2 10, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो ये POCl3 फिर से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड था। अब बताइए ये तो SO2Cl2 है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, SOCl2 का नाम क्या होता है, यस फटाफट जल्दी से याद कीजिए। और ये जो SOCl2 है, याद आया, थायोनाइल क्लोराइड। तो अब यहां पे अलग से हम नोट लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है बेंजीन भी हम लोग देखा,
जहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 का क्या रोल था वो देखा, और अब हम PCl5 भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन और क्या ऑप्शंस हैं, और आप जो है उसकी तैयारी कर लीजिएगा, देखते हैं कि आपका आंसर सही आता है या गलत। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो K4Fe6 है, फेरो क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यदि यही K3Fe6 होता तो इसका नाम होता पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो अभी हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया है, यह है हमारा K4Fe6, ये कॉम्प्लेक्स है, प्लस H2SO4। अब यहां पे देखिए आप, ये जो K4Fe6 प्लस H2SO4 है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट्स विथ H2SO4। और वहां पे आपके ऑप्शंस कैसे रहेंगे, N2 भी रहेगा, NH3 भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, और यहाँ पे चलिए मैं एक CO भी दे देता हूँ। चलिए आप गेस कीजिए, भाई नाइट्रोजन है तो N2 भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, अब यहाँ हाइड्रोजन है तो H2 भी हो सकता है, यहाँ C है तो CO भी हो सकता है। ऐसे ऑप्शंस बन गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो 4th A ग्रुप है वहाँ भी आता है, कॉम्प्लेक्सेस में भी आता है, और 6th A ग्रुप में तो आ ही चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ये 1 मोल ही होगा, इसको आप चेंज मत कीजिए, ये 1 मोल ही होगा। अब यहाँ से जो है हम देखेंगे कि पहले बनेगा K2SO4। अब बताइए ये K4 है तो हमें कितना लेना पड़ेगा, K2SO4। और अब क्वेश्चन आता है कि फेरस सल्फेट बनेगा या फेरिक सल्फेट। कंफ्यूजन है ना भाई, आयरन है तो फेरस बनेगा या फेरिक बनेगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ इसको 1 रखिए। अब जब आप 1 रखोगे तो कैसे भी फेरिक सल्फेट नहीं बनने वाला, क्योंकि उसके लिए 2 आयरन चाहिए, तो एक ही आयरन है हमारे पास, इसलिए बनेगा FeSO4। ये प्लस हो गया FeSO4। अभी भी कोई हिंट हमें नहीं मिला कि क्या बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो नाइट्रोजन है, इसकी वजह से यहाँ पे होता है NH4 ट्वाइस SO4। अभी देखिए रिएक्टेंट साइड में एक चीज़ और आने वाला है, लेकिन वो क्या आएगा देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए K4 बैलेंस हो गया, मतलब पोटेशियम बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, और यहाँ पे मैंने लिखा है NH4 ट्वाइस SO4। यहाँ पे बताइए नाइट्रोजन कितना है, 6 है, और यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं 3 से बैलेंस कर देते हैं। तो 3 × 2 6 नाइट्रोजन, वो भी हो गया। अब देखते हैं सल्फेट कितना है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 सल्फेट, एक यहाँ 3 सल्फेट, और यहाँ से 3 6। अब इसको हम 6H2SO4 कर देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, इसके बाद जो है पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन सारा बैलेंस हो गया। तो बचा क्या, ये देखिए C, ये देखिए ये हमारा VIP यहाँ पे है, ये C बचा। और कितना C बचा है, अच्छा ये बताइए क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 4 8 × 3 24। अरे यहाँ तो सिर्फ 12 ही है, इसका मतलब 12 हाइड्रोजन आपको चाहिए। तब यहाँ पे हम 6H2O को भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 4 8 × 3 24, और यहाँ पे 6 × 2 6 × 2 ये 24 हो गया। हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन अब ये ऑक्सीजन तो हेडेक हो गया ना हमारे लिए। ये देखिए 6O, कार्बन ने कहा कोई बात नहीं, मैं कंबाइन होता हूं और बनाएंगे हम CO। तो यहाँ पे 6CO आ गया, आपका आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तभी आप कर पाएंगे जब इसको आप बिल्कुल याद कीजिए 1 ही है, और सबके सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट बनेगा, आयरन का बनेगा, नाइट्रोजन से अमोनियम सल्फेट बनेगा, तो वहाँ पे 6CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, इसको हटाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे KClO3 के साथ रिएक्शन। KClO3, अच्छा यहाँ नाम तो सब क्लियर हो गया ना, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट हम लेंगे
विथ KClO3। और KClO3 क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। देखिए ClO4 माइनस जो होता है वो होता है पर क्लोरेट, लेकिन ये है ClO3 माइनस, तो ये हो गया क्लोरेट। तो अब हम लेंगे विथ पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोराइड जो है KClO3 है। तो अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है वो हमको गेस करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं KClO3। रिएक्शन किसके साथ है? H2SO4 के साथ है। अब ये देखिए जो ClO3 जो क्लोरेट है उससे यहाँ मिलेगा पर क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HClO4। और ये जो पोटेशियम है ये यहाँ पे देगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो जाएगा KHSO4। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है, अब ये देखिए सल्फेट है, क्लोरीन है, यहाँ पे एक गैस और निकलता है जो है क्लोरीन डाइऑक्साइड। अभी उसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा ClO2 और प्लस जो है हमारा ये वाटर लिख लीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे? पर क्लोरिक एसिड। और देखिए क्लोरीन के ऑक्साइड्स कितने हैं? 4 हैं। Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। तो ये कहलाता है क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये है क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब इसके हम बैलेंसिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 के ये हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 5 1 6, ये भी बैलेंस हो गया। 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, तो इसको हमको 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरीन। अब ऑक्सीजन देखते हैं, टोटल ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ से हो गया 12 और यहाँ से हो गया 9, 21 है। ये हो गया 4 और ये 12, 16, 4 29, 21, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे HClO4 पर क्लोरिक एसिड, एंड दिस पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जितने भी हमारे पास एसिड हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का वो HClO4 के लिए है। तो ये जो है प्रोडक्ट हो गया ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये गैस प्रोड्यूस हुआ। तो अभी हम लोग ने ये भी कंप्लीट किया और KClO3 भी कंप्लीट किया। अब जो है P2O5 है। अब P2O5 क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग है, लेकिन इनसे भी ऊपर, H2SO4 से भी ऊपर जो है रैंकिंग में है P2O5। तो H2SO4 से भी वाटर निकालेगा। अब वो वाटर को जब P2O5 डिसॉल्व होगा तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे विथ P2O5। अभी देखिए जो पहले रिएक्शन हम लोगों ने देखे कि H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सारे लोग घबरा गए। ग्लूकोज, इसके बाद जो है शुगर, इथाइल अल्कोहल, सबका डिहाइड्रेशन हमने किया, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सबका। लेकिन जब P2O5 आया तो H2SO4 बोला यस आई एम रेडी टू डिहाइड्रेट। क्यों? P2O5 इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए H2SO4 है, ये P2O5 है। अब ये बताइए H2SO4 से यदि हम वाटर निकाल दें तो बचेगा क्या? SO3 ही तो बचेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ये ऐसा निकाल दें, ये देखिए H2O निकल गया, तो बचा क्या? SO3 ही तो बचा, क्योंकि SO3 इज एसिडिक एंड हाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वाटर बना वो P2O5 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2HPO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर। भाई वाटर जो निकला वो P2O5 से रिएक्ट किया। अब देखते हैं हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, फास्फोरस 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 6 and 3 9 है, तो यहाँ 5 and 4 9 और 2 फास्फोरस बिल्कुल बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे मेटा फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे बनता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ही। और H3PO4 क्या होता है? वो होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें देखिए आप, यदि HPO3 में आप वाटर ऐड कर देंगे तो H3PO4 बन जाएगा, लेकिन अभी रिएक्शन हमारा यहीं पे स्टॉप होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ है। आपने जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखा है कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो वहाँ प्रोड्यूस होता है उसको जब हम H2SO4 के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसका बनता है ओलियम। यही रिएक्शन है यहाँ पे। तो अब देखेंगे हम H2SO4 प्लस
सल्फर ट्राइऑक्साइड, इससे बना H2S2O7, और ये जो O7 है ये हो गया ओलियम, H2S2O7 ओलियम, या इसको हम कहते हैं या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये SO3 के साथ भी रिएक्शन हो गया। अब ये जो दो BaCl2 मतलब लेड और बेरियम के जो कंपाउंड्स हैं, जब ऐसे साल्ट में H2SO4 ऐड करते हैं तो इनके सबके सल्फेट बनते हैं, और ये जो सल्फेट जो दोनों बनेंगे ये कैसे होंगे, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट किसको कहेंगे हम, प्रेसिपिटेट कहते हैं जो इनसॉल्युबल हो। यदि सोडियम पोटेशियम ये सब होता तो होता सॉल्युबल, लेकिन ये कैसा है, इनसॉल्युबल, ये बनाएगा प्रेसिपिटेट। तो यहां पे नेक्स्ट लिखेंगे विथ Ba2+ एंड Pb2+, और यहां पे लिख देंगे सल्फेट्स फॉर्म्ड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तभी तो हम इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि बेरियम का एक कंपाउंड हम ले लेते हैं BaCl2, ये लिखिए BaCl2, अब इसमें हम H2SO4 डाल देते हैं। अब ये तो मालूम है कि BaCl2 हम सल्फेट को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, वही रिएक्शन है यहाँ पे, ये हो गया BaSO4 + 2HCl, और ये बेरियम सल्फेट हो गया वाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। उसी तरह से एक लेड का कंपाउंड लेना है, तो चलिए लेड का हम कुछ और कंपाउंड ले लेते हैं, PbNO3 टेकन ट्वाइस। आप PbCl2 ले सकते हैं, अब PbSO4 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो बनने वाला है, और यहाँ पे हो गया H2SO4, प्रोडक्ट हो जाएगा PbSO4 एंड प्लस 2HNO3। अब नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट ही बनेगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना क्योंकि ये क्लोराइड था, तो इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया, और ये है वाइट प्रेसिपिटेट। बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये जो है सारे के सारे रिएक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहां जो मैंने दिया है, पहला सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन में आपने क्या बनाया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो एक सल्फोनेशन यूज हो गया। इसका ये देखिए हमने कई कंपाउंड्स का जो है डिहाइड्रेशन किया, तो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा है। लेस्ड स्टोरेज बैटरी में वहाँ पे देखिए लेड प्लेट्स होते हैं, PbO और उसमें यूज होता है, और इसके बाद जो है H2SO4 लेते हैं जो सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी जो ऑटोमोबाइल्स का है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में भी इसका यूज होता है। फिर एक देखिए एक वर्ड है, एक टर्म है पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब हो गया हम मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, इनेमल्स पेंट करना है, या फिर गैल्वेनाइजेशन करना है, तो उसके ऊपर जो करोडेड पार्ट है उसको निकालने के लिए हम H2SO4 यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, जो पूरे कलर जो है वो सब यूज करते हैं। इसका टैनिंग ऑफ लेदर, जब लेदर के ऊपर हम कलर करते हैं तो उसके पहले उसको, उसके सरफेस को हम निकाल देते हैं H2SO4 से, जो भी इम्प्योरिटी है, दैट इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ लेदर। इसका पेट्रोलियम में रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी में यूज होता ही है। अब ये डिहाइड्रेटिंग तो है ही है। इसके बाद आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में हमने सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसका अमोनियम सल्फेट, ऐसे कई कंपाउंड्स जो हैं देखें जो एज ए फर्टिलाइजर यूज होते हैं, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। और याद कीजिए चैम्बर एसिड का मैंने बताया था कि जब वो हाईली प्योर नहीं है तो हम फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलियन, पिक्रिक एसिड, TNT, अभी आपको मालूम है कि जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनका जो स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव कैपेसिटी जो है, उसको हम TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन से ही हम कंपेयर करते हैं। इवन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोड एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो उसका भी जो इंटेंसिटी है, उसका जो कैपेसिटी है कि कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो भी हम TNT से ही कंपेयर करते हैं। एक और है RDX, याद कीजिए, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX, वो भी एक्सप्लोसिव है, पिक्रिक एसिड। उसी तरह से मैन्युफैक्चर जो है हम कई कंपाउंड्स का करते हैं जहां यूज होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट पे आप याद कीजिए लिब्लांस प्रोसेस, वहां पे साल्ट केक वगैरह बना था, वहां H2SO4 यूज हुआ था।
उसी तरह से हम देखते हैं कि एलम्स K2SO4.Al2SO4 taken thrice .24H2O, ये तो कॉमन एलम है। ऐसे जो भी एलम है उसके अंदर सल्फेट यूज होता है। तो ये सारे यूजेस जो हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, इसको भी आप याद कीजिए क्योंकि कई बार यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।